हेलो दोस्तों। आज की क्लास हम लोगों की इंग्लिश ग्रामर के बारे में है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के आउटलाइन के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं और फिर एक एक करके उसके बारे में धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये क्लास बस एक आउटलाइन के लिए है, जिससे कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करके ट्रांसलेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं और कैसे इन सब चीज़ों को याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, तो पहला पार्ट यहाँ पे आ जाता है पार्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब होता है बोलना। स्पीच का मतलब क्या हुआ? बोलना। तो जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं, जब भी हम बोलेंगे तो कोई वर्ड बोलते हैं और वर्ड को मिला करके सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है, कोई सेंटेंस बोला जाता है, तो उसके ढेर सारे पार्ट होते हैं, तो उसी को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यानी जो एक स्पीच बोला गया, एक सेंटेंस बोला गया, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं वो चीज़ हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं, ये पहले नंबर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दूसरे नंबर पे जो हम लोग पढ़ते हैं वो है टेंस। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? टेंस। ठीक है, तो 2 चीज़ें हो गई, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, एक हो गया टेंस। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो हम लोग पढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे आता है आउट ऑफ टेंस। ठीक है, तो आउट ऑफ टेंस। तो आउट ऑफ टेंस का मतलब जनरल स्पीकिंग में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मॉडल्स के अलावा जो चीज़ें हो जाती हैं, मॉडल्स में कैन, कुड, में, माइट, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। यूज्ड टू का यूज़ किया जाता है, वो आपको टेंस में नहीं मिलेगा, वो आउट ऑफ टेंस की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? तो कुल मिलाकर के 8 हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है? 8। टेंस कितने हैं? टेंस यहाँ पे 3 है। टेंस यहाँ पे कौन कितने हैं? 3 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 है। तो पहले नंबर पे कौन सा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? पहले नंबर पे आता है नाउन। ठीक है, पहले नंबर पे नाउन है। तो नाउन को आप नाम याद रख लीजिए कि जितने भी नाम होते हैं, जैसे यहाँ पे एक नाम लिख दिया हमने, रमेश। ठीक है, तो ये नाउन हो गया। ठीक, दूसरे नंबर एक, ये सिर्फ आउटलाइन है, इसलिए सिर्फ हम लोग हेडिंग्स और नाम को याद, इसके एग्जांपल्स को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है, जैसे कि ही। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं, तो थर्ड नंबर पे हमें मिलता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब क्या है? सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। नाउन का मतलब संज्ञा। नाउन का मतलब हिंदी में संज्ञा होता है। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। वर्ब का मतलब क्रिया, जैसे कि गो। गो मतलब जाना। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। एक एक एग्जाम्पल याद करते चलेंगे। फोर्थ नंबर पे आता है एडजेक्टिव के बाद आता है एडवर्ब, सॉरी वर्ब के बाद यहाँ पे हम याद कर सकते हैं एडवर्ब के बारे में। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण इसको हिंदी में कहा जाता है। और इसका अगर हम एग्जाम्पल याद करें तो जैसे स्लोली। ठीक है, तो स्लोली याद रखे रहिए इसको। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे आ जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। ठीक है, तो विशेषण का एग्जाम्पल एक रख लेते हैं यहाँ पे, गुड। ठीक है, गुड मतलब अच्छा, जो कि एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया और एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, 6 नंबर पे कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन जो होता है वो जोड़ने वाला होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग याद कर सकते हैं एंड। ठीक है, तो एंड मतलब और, तो ये जोड़ने वाली चीज हो गई। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं
7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पे आ जाता है यहाँ पे कंजक्शन के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरजेक्शन। कंजक्शन के बाद यहाँ पे आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है जैसे कि कोई सडन रिएक्शन जब होता है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे ये वाला साइन होता है इसके लिए, हे, अरे, हुर्रे, ये सब चीजें जब यूज करते हैं तो वो सब इंटरजेक्शन में चला जाता है। एक और होता है यहाँ पे, एक और याद कर लेते हैं, ये सन सन वाला जो है एक साथ याद करेंगे, ठीक है। तो एक आता है प्रीपोजिशन। क्या नाम है इसका? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन जो होता है, इसको अगर आप ध्यान देखें तो प्रीपोजिशन ये पोजीशन बताता है। तो प्रीपोजिशन ऑन याद रख लीजिए। तो ऑन, एट, ये सब चीजें, अंडर, अपॉन, ये सब प्रीपोजिशन में आता है। तो हम लोग प्रीपोजिशन में खाली इतना याद रखेंगे, ऑन, एक याद रख लीजिए, ठीक है। तो इतनी चीजें चलिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो गया। कौन कौन सा हो गया इसमें? इसमें हो गए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो 8 टाइप के यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हो गए, ठीक, जिसके बारे में ग्रामर में डिटेल में पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है टेंस। तो टेंस कौन कौन से होते हैं? तो टेंस यहाँ पे 3 हैं। कौन कौन से टेंस होते हैं यहाँ पे? सबसे पहले आता है प्रेजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे हो जाता है पास्ट टेंस। थर्ड नंबर पे यहाँ पे हो जाता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस हो गया। अब एक एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं? वो पार्ट होता है यहाँ पे 4 पार्ट कौन कौन से हैं, मतलब ये जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, हर एक के 4 होते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडेफिनिट के बाद आता है कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट जो होता है ना, वो बहुत ही सिंपल सेंटेंस होता है, नॉर्मल सेंटेंस होता है। मतलब कि एक तरीके से इसमें ना तो निगेटिव कोई चीज़ होती है, मतलब कि निगेटिव तो होता ही है। इंडेफिनिट का मतलब होता है बिल्कुल जो अनिश्चित हो, ठीक है, अनिश्चित हो। जैसे ही गोज, वह जाता है, तो ये एक अनिश्चित चीजें हो जाती हैं कि वह जाता है, ठीक है, कब जाता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये तमाम तरीके की जानकारी उसमें नहीं होती है। इसमें सिंपल एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, ठीक है, नॉर्मल। तो इसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे कंटिन्यूअस आता है। कंटिन्यूअस के बाद यहाँ पे एक और आता है जिसको हम लोग परफेक्ट कहते हैं। तो परफेक्ट के लिए हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एच वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 तरीके के टेंस हो गए। इसमें भी पार्ट हो गया इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो प्रेजेंट है ना, इसको अगर हम इन चारों के साथ लगा देंगे तो ये प्रेजेंट वाली सारी चीजें हो गई। पास्ट के साथ लगा देंगे तो पास्ट वाली चीजें हो गई, फ्यूचर के साथ लगाएंगे तो फ्यूचर वाली सारी चीजें हो गई। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे सारे टेंस यहाँ पे बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये भी लिख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। इसके अलावा
इसके बाद अब पास्ट वाले पे आते हैं, पास्ट को भी इनके साथ लगा देते हैं, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, फिर पास्ट कंटिन्यूअस लगा देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद फ्यूचर, फिर से फ्यूचर को जो है इन चारों लोगों के साथ लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, ठीक। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, देन आफ्टर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। ये इतने हो गए। तो यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट को अगर इन चारों के साथ लगाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और टेंस तो ये है ही, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लेंगे। जैसे यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू, डज और एस, ठीक है। जब डिटेल इसको पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कहाँ पे ये सारी चीजें लगती हैं। अब ये जो कंटिन्यूअस जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है आईएनजी, कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी, ध्यान रखेंगे। परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब का परफेक्ट फॉर्म इसमें लगता है, यानी कि थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है इसको देख लेते हैं। तो कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज, एम, आर, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा लगेगा, हैज, हैव, ठीक है, हैज और हैव लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए यहाँ पे हैज बीन। अब देखिए यहाँ पे हैज जो है वो परफेक्ट को शो करता है, और कंटिन्यूअस के लिए यहाँ पे बीन लग जाता है, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है, ये लग गया। पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में जो चीजें लगती हैं वो ईडी फॉर्म लगता है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है, और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है तो वहां पे हम लोग डिड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे निगेटिव बनाने के लिए, इंटरगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, फिर से वही बात याद रखेंगे, कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी होता है, यानी वर्ब में आईएनजी लगेगा, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो है वाज और वेयर, ठीक है, दो हेल्पिंग वर्ब हो गए। इसी तरीके से अब देखिए वाज जो होता है वो सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और वेयर जो होता है यानी कि वर जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल बाद में की जाएगी। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब बस एक ही लगता है, वो है हैड, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, परफेक्ट के लिए दिखाता है, और कंटिन्यूअस दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं बीन, कंटिन्यूअस के लिए क्या लगा देंगे, बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर की पहचान यहाँ पे कौन है, विल या फिर शैल, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, विल और शैल। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए क्या लग जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए यहाँ पे विल और शैल तो रहेगा ही, इसमें बी लगा देते हैं, बी नहीं बी लगाएंगे, ठीक है। तो विल बी
और शैल बी। विल बी और शैल बी यहाँ पे यूज होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पे, वही चीज, विल तो फ्यूचर के लिए रहेगा, फिर यहाँ पे हैव यूज करते हैं परफेक्ट के लिए, ठीक है, विल हैव, और इसी तरीके से फिर यहाँ पे विल तो हो गया ना, तो फिर यहाँ पे शैल हैव, शैल फ्यूचर के लिए हो गया, और हैव जो लगाते हैं यहाँ पे परफेक्ट को शो करता है। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो पहला हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हो जाएगा विल हैव, विल फ्यूचर के लिए हो गया, हैव परफेक्ट के लिए हो गया, और कंटिन्यूअस शो करने के लिए बीन लगा देते हैं। तो विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन, या फिर यहाँ पे शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये दो चीजें यहाँ पे लगाई जाती हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ टेंस में अगर आप जाते हैं तो आउट ऑफ टेंस में ढेर सारे यूजेस जो होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे एक यूज्ड टू, डेयर, है ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनका यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतनी सारी चीज़ें, टेंस में ये सारी चीज़ें हो गई, अच्छा सेंटेंस के बारे में वो आता है, तो सेंटेंस तो इसी में आ जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच यानी सेंटेंस। तो सेंटेंस में इतने पार्ट होते हैं, फिर सेंटेंस के भी टाइप होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसके बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से टेंस को अच्छे से इसको याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। और आउट ऑफ टेंस, ये 3 पार्ट में ही इसको बांट करके चलते हैं, 3 पार्ट में ही इसको याद करने की कोशिश करेंगे। एक आउटलाइन मतलब दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो ग्रामर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं, उसी में समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो इसको एक बेसिक के तौर पे यानी बेस के तौर पर आप इसको याद रख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतनी सारी चीज़ें, टेंस में ये इतने पार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आउट ऑफ टेंस, फिर इन सब को मिला करके आपको ट्रांसलेशन दिया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन एकेडमिक लेवल पे, ठीक है, आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी इस तरीके से ट्रांसलेशन दिया जाएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद होता है हिंदी में, ट्रांसलेशन दिया जाएगा, या फिर इन सब को सीख करके आप यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग। तो 2 लेवल पर ये सारी चीज़ें चलती हैं, एक ट्रांसलेशन का लेवल हो जाता है और एक जो है इंग्लिश स्पीकिंग का लेवल हो जाता है, ठीक है। अब आप चाहे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हों या फिर एकेडमिक लेवल पर ग्रामर पढ़ रहे हों, तो उसमें आपको यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जिसमें बहुत अलग अलग चीज़ें, बहुत लेंदी खींच करके चीज़ों को बताया जाता है, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिए कि क्या क्या चीज़ें आपको ग्रामर में पढ़ने को मिलेंगी और कितनी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, कैसे कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये इसके इतने 8 पार्ट होते हैं। तो जो बोला जाता है उसे सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, सेंटेंस। तो सेंटेंस जो होता है तो ये भी 3 तरीके का हो जाएगा, डिटेल करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे। तो सबसे पहले सेंटेंस कौन कौन सा हो जाता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। कंपाउंड सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करके कंपाउंड कर देते हैं, कंपाउंड का मतलब ही होता है जोड़ करके। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कठिन, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि उलझा हुआ, थोड़ा सा कठिन हो। तो कठिन के लिए क्या करते हैं कि जो सिंपल कंपाउंड सेंटेंस को ही आपस में कनेक्ट कर करके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं,
ठीक है, मतलब सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इन सबको मिला करके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो वो तो फिलहाल सेंटेंस के बारे में बातें हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेंटेंस जो है वो स्पीच है, स्पीच में इतने पार्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, या ग्रामर में इतनी सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं। देन आफ्टर टेंस के बारे में जानते हैं, जो कि इतने पार्ट यहाँ पे बनाते हैं। आपको याद खाली इतना ही करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दोनों तो मिलता जुलता है ना, देखो, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले तो इतना याद करेंगे, फिर सबके आगे प्रेजेंट लगा देंगे, खुद ही बन जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो प्रेजेंट लगाएंगे तो 4 ये चीजें बन गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट लगाएंगे तो इसी तरीके से 4 बन जाएगा, फ्यूचर लगाएंगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें सेंटेंस में एक और टाइप में निकल के आते हैं, यहाँ पे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तो है ही, सेंटेंस में ही और 2 चीजें निकल करके आ जाते हैं यहाँ पे। एक निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। निगेटिव का मतलब होता है जिसमें चीजें मना की गई होती हैं, निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट नंबर पे आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, ठीक है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है। तो सेंटेंस में इस तरीके से ढेर सारे पार्ट हो जाएंगे। तो एक निगेटिव, इंट्रोगेटिव हो गया, और बाकी यहाँ पे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स हो गया। और इसी तरीके से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस और आउट ऑफ टेंस में जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, फिर लास्ट में जाके ट्रांसलेशन होता है या फिर स्पीकिंग होती है। ये पूरा आउटलाइन है आपके इंग्लिश ग्रामर का। कि आई होप आपको ये चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी कि हम लोग ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, तो कोई इसमें उलझन नहीं होगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से उसको स्टडी करते हैं, एक एक के बारे में जानते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, वीडियो पे बने रहिए, आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या फिर आप एकेडमिक लेवल पे हों, आपको बहुत बेसिक सी चीज़ों को बताई जाएंगी और धीरे धीरे अपर लेवल पर जाया जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग बेसिक्स अच्छे से तैयार करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।